हेलो, वेलकम, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। वेलकम टू माय चैनल भारतीय आर्ट्स क्लासेज। और हम आज हिस्ट्री के 10वीं क्लास के यानी 10th क्लास के हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। वो चैप्टर का नाम है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, हिंदी में फ्रांसीसी क्रांति। इसमें जो हम देखेंगे पहला टॉपिक है वो द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। रोमांटिक मतलब क्या होता है? रोमानिक कल्पना। कल्पना मतलब इमेजिन, जिससे किसी चीज को सुनकर और देखकर हमारे अंदर कुछ कल्पनाएं भावनाएं जाग उठती है। तो और राष्ट्रीय भावना, तो जैसे हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, कौन सी ऐसे इमोशन फीलिंग है, चीज है, थिंग्स एलिमेंट है जिससे हमारी राष्ट्रीय भावनाएं जो है ग्रो अप करती है, जागती है, शुरू हो जाती है। तो वो है नेशनल फीलिंग। तो यहाँ पर दो इसमें टॉपिक में जब देखोगे है ना, तो आपको एक वर्ड मिलेगा इसमें जो मैंने लिख दिया है। ये है दास ओल्क। दास ओल्क इसका मतलब होता है आम आदमी यानी कॉमन मैन, और एक है वोल्गियस्ट यानी राष्ट्र। जर्मन जो है फिलोसफर थे जॉन गोटिफायर। क्या नाम है? जॉन गोटिफायर, जर्मन फिलोसफर हु स्टेट दैट द ट्रू कल्चर बिलोंग टू कॉमन पीपल्स। मतलब जो ये जॉन गोटिफायर थे, जर्मन फिलोसफर, फिलोसफर मतलब होता है दार्शनिक। इन्होंने कहा था कि सच्ची जो संस्कृति है वो कॉमन लोगों में वास करती है, आम लोगों में वास करती है, उनसे बिलोंग करती है ना। कौन थे? जर्मन फिलोसफर। इन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया था। तो यहाँ पर कह रहा है कि जब, अब कहने का मतलब है कि राष्ट्रवाद कह रहा है कि युद्ध के विस्तार से यानी युद्ध वार एक्सपेंशन से जो है राष्ट्र निर्माण नहीं होता है ना। और राष्ट्रीय भावना का निर्माण जो है संस्कृति की, मतलब राष्ट्र के भावना का, इमोशन का, नेशनल फीलिंग को क्रिएट करने में कल्चर का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे तो इसमें कल्चर के रोल कौन कौन और क्या क्या चीज इसमें आता है। कल्चर में क्या जुड़ेंगे? एक तो जुड़ेंगे आर्ट, पोएट्री, है ना, सॉन्ग, स्टोरी, ये सारे चीज जो है, या जो म्यूजिक होते हैं, है ना, लोकल सब जो भी है, ये सारे चीजों का बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है नेशनल फीलिंग को क्रिएट करने में। जैसे नेशनल एंथम सुनते हैं हम लोग, क्या होता है, एकदम साइलेंट हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं, और नेशन के रूप में हमारी भावनाएं जो बोलने लगती है कि नहीं। तो वैसे ही यहाँ पे कहा जा रहा है। तो और रूमानी सांस्कृतिक आंदोलन किस पर डिपेंड कर रहे थे? तो पहले तो देखेंगे राष्ट्र की सांस्कृतिक आंदोलन पक्षधर था। राष्ट्रवाद के साथ जो है राष्ट्रीय मतलब सांस्कृतिक आंदोलन का पक्षधर है। और इसमें लॉजिकल यानी तर्क वितर्क इसे बोलते हैं। और फिर आप कह सकते हैं कि मतलब साइंस के, विज्ञान के ग्लोरिफिकेशन, महिमा मंडित नहीं किया गया था, उसका खंडन किया गया था। क्योंकि साइंस से या मैथ से तो भावनाएं, फीलिंग नहीं जाएगी लोगों की। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि आर्ट से, कला को प्रमोट करिए। यहाँ साइंस को और लॉजिक को यानी कि तर्क वितर्क को खंडन किया गया, उनका क्रिटिसाइज किया गया। ठीक है, और इसमें कहा कि इस आंदोलन के माध्यम से, है ना, लोगों के एक करने की कोशिश की गई और एक शाही कलेक्टिव कल्चर जो है क्रिएट करने की, सेंस क्रिएट करने की कोशिश की गई, और कोशिश सफल भी रहा। और जॉन गोटिफाइड ने क्या कहा था कि सच्ची संस्कृति जो है आम लोगों में निहित है। और जैसे कि कम लोकगीत हुआ, कविता हुआ और डांस हुआ, है ना। तो कहा कि संस्कृति जो है, इसलिए कहा है कि संस्कृति केवल एक संस्कृति, एक स्वरूप को एकत्र करने का अंतिम करना राष्ट्र के निर्माण की परियोजना के लिए आवश्यक था। लेकिन स्थानीय बोलियों पर बल और स्थानीय लोक साहित्य को एकत्र करने का उद्देश्य केवल प्राचीन राष्ट्रीय भावना को वापस लाना नहीं था, बल्कि आधुनिक लोगों से परिचित कराना भी था, यानी मॉडर्न लोगों को। और राष्ट्रीय संदेश यानी नेशनल जो मैसेज था उसको कॉमन लोगों तक, आम लोगों तक पहुंचाना भी इसका उद्देश्य था, गोल था। ठीक है, फिर आगे इसमें आप देखेंगे कि 18वीं सेंचुरी में यानी 18वीं शताब्दी में रसिया, पर्सिया और भी बहुत सारे देश थे इसमें, है ना। ऑस्ट्रिया जैसे, रसिया, पर्सिया, ऑस्ट्रिया मिलकर पोलैंड पर जो है कंट्रोल कर लिया था। पोलैंड को आपस में बांट लिया था। पोलैंड अभी हालांकि इंडिपेंडेंट स्वतंत्र देश है, तो उसको बांट लिया था। और वहां पर हम देखेंगे कि रसिया जो है लोगों पर लैंग्वेज लाद रही थी कि रशियन लैंग्वेज में सारा काम कीजिए, यानी स्कूल से लेकर चर्च में जो ओपेरा, म्यूजिक, संगीत उनका होता है, वो आप कह रहा है कि जो भी सेरेमनी होती है या कल्चर होता है, कह रहा है कि भाई आप किससे कीजिए,
तो वो कीजिए और रशियन लैंग्वेज में, न कि पोलिश लैंग्वेज में। इसका लोगों ने अपोज किया। अलग देखेंगे कि लैंग्वेज जो है यानी भाषा, वह एक हथियार के रूप में जो लोगों के पास सामने आया। लैंग्वेज और भाषा यानी हथियार के रूप में वहाँ के इंटेलेक्चुअल लोगों ने, राष्ट्रीय लोगों ने उसको यूज किया राष्ट्रीय भावना जगाने के लिए अगेंस्ट द रूलिंग कंट्री, यानी कॉलोनी था वो, उसे ऑक्युपाई कर लिए थे रसिया, पर्सिया और ऑस्ट्रिया मिलकर। फिर कर रहा है तो पोलैंड जो मतलब वो स्वतंत्र इंडिपेंडेंट नहीं था, तो वहाँ के लोग चाहते थे कि हम म्यूजिक लैंग्वेज को हथियार बनाकर, लोगों की भावनाएं जगाकर रसिया से हम इंडिपेंडेंट हो। बाद में रसिया से इंडिपेंडेंट स्वतंत्र हुआ भी, है ना। वहाँ पे कहा जाता था जैसे टीचर को कि आप स्कूल में रसियन लैंग्वेज पढ़ाइए, रशियन भाषा में सब पढ़ाइए। और चर्च के जो फादर होते थे उनको कहा जाता था कि भाई आप जो भी कल्चर ट्रेडिशनल सेरेमनी करते हैं वो रशियन में कीजिए। लेकिन वो लोग नहीं मानते थे। जो नहीं मानते थे उनको हरास किया जाता था, पनिशमेंट किया जाता था, जेल भेजा जाता था, या तो मृत्युदंड भी दिया जाता था रसिया के द्वारा। ठीक है, तो वहाँ पर लैंग्वेज देख रहे हैं कितना महत्वपूर्ण रोल को लेकर आ रहा है। फिर वहाँ देखिएगा एक बुक में, पता नहीं है कि नहीं है, 1848 में वहाँ पर युद्ध हुआ, है ना। पोलैंड के एक वर्सा पैलेस था, वर्सा पैलेस जगह, वहाँ पर क्रांति किया गया। लेकिन रूसी सेना द्वारा जो है, रूसी के जो आर्मी द्वारा है, उसको विद्रोह को दबा दिया गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देख लिया हमने दास वोल्क मतलब आम लोग लिख दिए हैं, और वोल्क एस्ट का हम क्या होता है मीनिंग, तो राष्ट्र हमने लिख दिया उसको, राष्ट्र आप देख सकते हैं, ये है वोल्क एस्ट राष्ट्र, और दास वोल्क मतलब आम लोग, ये लिख दिया। आप उसी टॉपिक में रोमांटिक इमेजिनेशन ऑफ नेशनल फीलिंग उसमें है। अब पोलैंड की जो स्वतंत्रता हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ पोलैंड, तो उसमें बहुत सारा कंट्रीब्यूशन योगदान था। और मतलब इसके यूरोपीय के और जो देश थे वो रसिया के डर से दुश्मनी मोल लेना नहीं चाह रहे थे। तो वहाँ आप देखेंगे कि अच्छा, जर्मन जॉन गोटफ्राइड हेडर जो है जर्मन फिलोसफर थे, उनके बारे में बताया है। ठीक है ना, उन्होंने क्लेम किया था पोएट्री और कॉमन लोगों के बारे में क्या बोला था, बता दिए हैं आपको। स्वतंत्र और पोलैंड जो स्वतंत्र भाषा के योगदान को कम नहीं कर, मतलब भाषा के लैंग्वेज बेसिस पे जो पोलैंड में स्वतंत्रता इंडिपेंडेंट मिली उसको कम हम नहीं आंक सकते हैं, है ना। ये कहा जा रहा है और कह रहा है कि मतलब जब विरोध किया गया, अपोज किया गया पोलिश सिटीजन के द्वारा, पोलिश नागरिक के द्वारा रसियन इस लैंग्वेज जो थोपा जाता जबरदस्ती, है ना, उसका, तो बहुत सारे लोगों को मतलब जान गंवानी पड़ी, दुश्मनी कारण दुश्मन समझ लगे। और 1831 में रसिया के विद्रोह अगेंस्ट में वहाँ विद्रोह हो गया, रिवोल्ट हो गया, है ना। अब देखते हैं तो इसको कुचल दिया गया, दबा दिया गया भाषा के मतलब धर्म शिक्षा की जो भी थे, जो भी यहाँ नहीं रहता उसको दबाने की कोशिश की गई। और लेकिन ये आंदोलन रुका नहीं, बहुत जबरदस्त तरीके से पकड़ लिया, है ना। और राष्ट्रवाद समर्थन और विदेशी शासन के विरुद्ध जो है भाषा को हथियार को बनाया गया। और चर्च के आयोजन में पुलिस का इस्तेमाल शुरू हो गया था, मैंने बता दिया है आपको। और साइबेरिया, ये जो लोग को पकड़ा जाता था सजा देने के लिए, साइबेरिया एक जेल था, उस रसिया का ऑक्युपाई क्षेत्र था, वहां पे भेज दिया जाता था इन लोगों को। ठीक है, तो ये वो पुलिस भाषा के जो डोमिनेंस में अगेंस्ट में जो एक वहां पर युद्ध छिड़ा, किन लोगों ने छेड़ा, तो रसियन के विरुद्ध पोलैंड के, यानी पोलैंड वासियों ने छेड़ दिया, पोलैंड के सिटीजन ने छेड़ दिया। ठीक है, आप बोर्ड में देख सकते हैं, हम हट जा रहे हैं कुछ, आप देख सके उसको। एक 4th पार्ट है, वीडियो का 4th पार्ट है, मैंने ऊपर में टॉप में लिख दिया है। हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर 10वीं क्लास के लिए, इंग्लिश और हिंदी में दोनों ही देख सकते हैं, इसलिए मैं दोनों ज़्यादा किया है। अब एक खत्म हो गया, तो वहाँ भाषा लैंग्वेज के रूप में। अच्छा, ओपेरा, आप एक वर्ड देखिएगा इसमें, ओपेरा म्यूजिक संगीत है ना, कास्पर्स्की है, मस्त है ना, कैरोल कास्पर्स्की, राष्ट्रीय संघर्ष, ओपेरा और संगीत का गुणगान किया गया पुलिस में, है ना। और वहाँ के मार्जुका एक लोक संगीत है, इसका भी यूज किया गया था, यानी फोक मतलब लोकल भाषा, कॉमन लोगों की भाषा। अब हम पढ़ेंगे हंगर हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। हंगर मतलब भूख, हार्डशिप मतलब कठिनाई, एंड मतलब और जन विद्रोह, यानी कॉमन लोगों के विद्रोह जो रिवोल्ट हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे, क्यों हुआ। तो आप हम देखेंगे कि 1830 के रिसेंट में जो यूरोप में, खासकर फ्रांस में, जो काफी त्रासदी कठिनाई जो है लोगों को झेलना पड़ रहा था। एक तो यहाँ पर जनसंख्या पूरी बढ़ रही थी जबरदस्त तरीके से,
और ज़्यादातर देशों में जो नौकरी ढूंढने वाले लोग थे उसकी संख्या बहुत ज़्यादा थी, उसके कंपेरिजन में वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत कम थी। जैसे आप इंडिया में भी देख सकते हो, बहुत महंगाई है, हार्डशिप है, हंगर है, भुखमरी है, लोग बेरोजगारी है, बहुत सारा लोग अनएम्प्लॉयड है, ठीक है। तो वही सेम स्थिति था। और यहाँ जब ऐसी स्थिति थी तो अभी देखते हैं हमारे यहाँ भी लोग झारखंड, बिहार और यूपी से और एमपी से भागते हैं कहाँ, उड़ीसा से, बंगाल से, अलग जगह काम करने के लिए, सिटी में दिल्ली, बम्बे, है ना, लुधियाना, पंजाब लोग जाते हैं काम करने के लिए। वही यहाँ भी हम कंपेरिजन करेंगे तो यूरोप में भी ऐसे ही लोग जो है कंट्री साइड मतलब होता है ग्रामीण क्षेत्र से लोग जा रहे थे कहाँ, तो शहर क्षेत्र में, अर्बन एरिया में। और स्लम, एक बुक में लिखा हुआ है स्लम मतलब गंदे बस्ती, व्यवस्थित बस्ती नहीं होना, जैसे बिजली पानी का हवादार नहीं होना, है ना, सारे व्यवस्थित नहीं होना था, वैसे में जाकर रहते हैं। अभी आपने घटना देखा होगा, समस्तीपुर के लोग जो है माने बिहार समस्तीपुर के लोग पंजाब लुधियाना में रहते थे, शॉर्ट की लगी और एक ही 2 साल के बच्चे सहित 5 लोग जो है मर गए जलकर। वो तो स्लम एरिया में, मतलब मरई जिसे बोलते हैं, खोली बोलते हैं, झुग्गी झोपड़ी जिसे बोलते हैं, वहाँ रहते हैं, जिसमें कोई व्यवस्थित ढंग से नहीं होता है, न बिजली पानी कुछ भी नहीं होता है। तो वैसे में रहने लगे कहाँ, यूरोप के लोग जॉब खोजने के लिए सिटी में जा रहे थे, गांव छोड़कर, ठीक है ना। और इसमें दिक्कत थी जो, और जो देश में थी वो जो उस समय फ्रांस वगैरह या फिर यूरोपियन कंट्री में जो स्मॉल प्रोड्यूसर थे, स्मॉल प्रोड्यूसर मतलब छोटे उत्पादक, उन्होंने अभी कठिनाई महसूस किया, फील किया। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि 1750 में, 18th सेंचुरी के हाफ में सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई? यूरोप में कहाँ हुई? तो इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड के बने हुए मशीनों के गुड्स जो है, माल, वो भी दिक्कत, ट्रबल कर रहे थे किनको? तो यूरोप के लोगों को। यूरोप में सबसे पहले ब्रिटेन में हो गया था, तो ब्रिटेन का बना हुआ माल जब यहाँ पहुंच रहा था, लोगों को बहुत कठिनाई हो रही थी, क्योंकि उनसे वो कंपटीशन नहीं कर पा रहे। क्यों कंपटीशन क्यों नहीं कर पा रहे थे? कंपटीशन कंप्लीट क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि मशीन के बड़े माल जो है वो चीप रेट होता था, इनका हैंडमेड बना सस्ता नहीं होता था, महंगा होता था, इसलिए नहीं कर पा रहे थे। कैपिटलिस्ट का पूंजीपतियों गरीब कैसे मुकाबला करे, ठीक है। तो वही था वहाँ पर। तो लोग भी मान लीजिए कि जब नहीं बचेगा तो वो क्या करेगा, वो भी बेरोजगार बन जाएंगे, उनका सेल ही नहीं होगा। तो ये चीजें हो रही थी। और यहाँ का कृषक वर्ग जो है, मतलब यानी कृषक वर्ग, कृषि एग्रीकल्चर करने वाले लेबर जो है, उनका शोषण खूब हो रहा था, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था उनका, ठीक है। अब जिसके कारण उनका उत्पादन इस शेष यूरोप में उस तरह से कठिनाइयां बढ़ने लगी, यानी कि जो सैलरी थी उससे सैलरी तो नहीं बढ़ रही थी, रेट बढ़ रही थी। अभी भी आपका इंडिया में वही कंडीशन है ना, भारत में। तो वहाँ रिवोल्ट हुआ, लेकिन इंडिया में क्यों नहीं होगा? क्योंकि इंडिया में इलेक्शन के मुद्दे क्या होते हैं? सरकार के मुद्दे, बकरी, गाय, भैंस, सुअर, ये होता है मुद्दे, है ना। और मंदिर मस्जिद होते हैं, अल्लाह और हनुमान होते हैं। वहाँ पर अभी देखें डेवलप कंट्री है, वो तो गवर्नमेंट कर देगी। हमारे यहाँ कितनी भी महंगाई हुई कोई दिक्कत नहीं है, खरीदेंगे। बेटा तो कहता रहेगा कि वाह वाह खूब है सरकार, खूब है सरकार, लेकिन पिताजी को पता है कि कैसे वो घर चला रहे हैं, है ना। तो महंगाई वहाँ देखा गया, यानी जॉब जितनी थी उससे बहुत ज़्यादा गुना में मोर टाइम, और लोग जॉब सर्च करने वाले थे। और सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था कृषक लोगों को, यानी एग्रीकल्चर लेबर का, ठीक है। जब वहाँ पर 1830 में क्रांति हुआ, रेवोल्यूशन हुआ, तो स्त्रियों ने जो है पुरुषों के साथ संवैधानिक सुधार के साथ साथ वो भी कर रहे थे कि हमको भी कुछ राइट मिले, अधिकार मिले, ऐसा कुछ नहीं हुआ। यानी जब वहाँ क्रांति हुई, रेवोल्यूशन हुआ, तो महिलाओं को विशेष कुछ लाभ नहीं मिला, उनको कोई फायदे की बात उसमें नहीं हुई महिलाओं के लिए, ठीक है। रेवोल्यूशन जब हुआ 1830 में, 1830 में, और राष्ट्रीय एकता पर जोर दिया गया फ्रांस में। फिर जब 1848 में जब क्रांति हुई, तो वहाँ के शासक कौन हो गए? लुई फिलिप, यानी जो पहले बुर्बो वंश शासन आए थे 1815 के बाद, उसको हटाकर रेवोल्यूशनरियों ने किसको शासक बना दिया? लुई फिलिप को, है ना। तो इसके बाद जब क्रांति हुई 1848 में, तो फिलिप को भी गद्दी छोड़कर भाग जाना पड़ेगा। आपको बुक में लिखा होगा लुई फिलिप, फिली मतलब भाग जाना, तो भाग जाना पड़ा था। और वहाँ एक गणतंत्र की स्थापना हुई, और फ्रांस में होने वाली सफलता के जो है, यूरोप के अन्य देशों में भी जो लिबरलिस्ट थे, लिबरलिस्ट मतलब उदारवादी, है ना, उन्होंने मतलब निरंकुश
जो राजतंत्र थे यानी डेपुटी मोनार्क थे उनके अगेंस्ट में हर जगह संघर्ष करने के लिए भड़काया। यानी जैसे कहा था ना ड्यूक मेटरनिक ने, व्हेन द फ्रांस नीज रेस्ट यूरोप कैचेज कोल्ड, तो यानी कि जो घटनाएं फ्रांस में होती है पूरे यूरोप को प्रभावित करती है इफेक्टिव। तो यही यहाँ देख रहे हैं अन्य भागों में भी यूरोप के ये चीज़ जा रही थी। लोग डेपुटिज्म और इंडियन अंकुश राजतंत्र के खिलाफ लोग जा रहे थे, वहाँ भी चाह रहे थे कि वहाँ यूनिटी है, इक्वालिटी है ना, फ्रेटर्निटी है, एक कंस्टिट्यूशन फॉर्म हो, है ना। तो ये चीज़ें यहाँ हो रही थी। फिर क्या था कि हर जगह चाहे जर्मनी हो, इटली हो और पोलैंड हो, हर जगह ये चीज़ें होने, ऑस्ट्रेलिया हो, हर लोग में जो है राष्ट्र राज्य की स्थापना चाह रहे थे और प्रजातंत्र या डेमोक्रेसी की फॉर्म हो। ओके, लेकिन राजनीतिक अधिकार दिए जाने के प्रश्न पर वे चुप थे कि किसको दिया या नहीं दिया जाए। और सब लोग चाहते थे कि समाचार संविधान बने, समाचार पत्र यानी प्रेस की इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता मिले, है ना, और मतलब यूनियन संघ बनाने की सबको आज़ादी मिले। लेकिन जब महिलाओं का अधिकार देने की बात हुआ तो नहीं मिला। लेकिन महिलाओं को, फ्रांस की महिलाओं को 1928 में जाकर जो है वोट देने का अधिकार मिला। आपको पता है कि महिलाएं पैसिव सिटीजन थी, पैसिव मतलब जिनको वोट देने का अधिकार या पॉलिटिकल राइट नहीं हो। फिर हम देखते हैं कि एक घटना है जो हमने लिखा है इसी में बुक कटाई में, ये वाला घटना देखेंगे 1848 में। सिलसिया एक जगह है यूरोप में, फ्रांस में, सिलसिया। वहां वीवर मतलब होता है बुनकर, वहां रिवोल्ट हुआ। रिवोल्ट मतलब क्या होता है? विद्रोह और ठेकेदार, ठेकेदार, ठीक है ना। चलिए आप लोग देख लीजिएगा, ठेकेदार इसका मतलब होता है। तो ठेकेदार मतलब कौन थे? तो ठेकेदार मतलब कंट्रैक्टर वही होते हैं। तो ये लोग को रॉ मटेरियल देते थे और रेडी गुड्स जब ठेकेदार, कंट्रैक्टर, सिलसिया जगह है, गांव था, वहां पर 18,000 यानी 18,000 हैबिटेंट यानी वासी रहते थे, जो वीवर थे, बुनकर थे यानी कपड़ा बुनने वाले। तो उनको जो रॉ मटेरियल दिया जाता था, जब रेडी गुड्स तैयार करके माल देते थे तो उनको फेयर प्राइस नहीं दिया जाता था, यानी उचित मूल्य नहीं दिया जाता था। लिखा है हमने, सिलसिया जगह है 1845 में, 1845 में सिलसिया में वीवर यानी बुनकरों ने विद्रोह कर दिया। किसी में? कंट्रैक्टर यानी ठेकेदार के अगेंस्ट में। कितने? 18,000 हेमिटेंट थे। ये 2 बजे घटना थी, दोपहर। ये जो है 2 PM के है, PM के घटना है, ठीक है ना। और ये 4 जून को कब हुआ था? एक घटना कब हुआ था ये? तब 4 जून को ये इंसिडेंट, एक घटना हुई थी। और जब ठेकेदार के पास लोग गए कि भाई फेयर प्राइस दीजिए हमको, तो नहीं, भड़क गया और उल्टा सीधा बोलने लगा, है ना, वीवर पर। तो वीवर ने भी क्या किया? वीवरों ने भी हर एक्शन के विरुद्ध रिएक्शन तो होते ही हैं। तो आप देखेंगे कि वीवर जो है मतलब अच्छा क्यों कर रहे थे तब? जब सैलरी अच्छा प्राइस, फेयर प्राइस नहीं मिलेगी तो कैसे वो जीवन यापन कर पाएंगे, सर्वाइवल कैसे कर पाएंगे, बाल बच्चे कैसे खिलाएंगे? तो मरता क्या नहीं करता वो, तब उन्होंने विद्रोह किया था, ठीक है। उनका फायदा था। अगर आप जानते हैं कि जो कैपिटल होते हैं, जो जितने मालिक ओनर होते हैं, ताकि मालिक कोई होता नहीं, मालिक क्या होती है? घंटा का काम करने के बदले देता। मालिक कौन होता है? मालिक कोई नहीं होता है, सब एक दूसरे से हेल्पर से सपोर्ट करते हैं दूसरे का। मालिक वाली कुछ ऐसा वर्ड होता ही नहीं है, ये दबाने के लिए, अपने आप ऊंचा दिखाने के लिए बनाया गया ऐसा वर्ड। तो मांग जब कर रहे थे तो सभी उसके साथ बहुत घृणा व्यवहार किया गया, बहुत क्रूएल व्यवहार किया गया, अच्छा रिस्पॉन्स नहीं रहा, है ना। तो फिर क्या किया उसके बाद? भीड़ जो है जबरदस्त उसके घर में घुसे, जितने तोड़ फोड़ कर दी घर को, फिर जितने डेकोरेशन था सब खराब कर दिया, बर्बाद कर दिया और लूटपाट किया गया, है ना। तो ठेकेदार जो कंट्रैक्टर जो भाग गया किसी दूसरे क्षेत्र में, दूसरे गांव में, जिसने कपड़े के भंडार थे, तब मामला खत्म हो गया, तोड़ लिया। और ये जितने भी स्टॉक थे सबको लूट लिया गया बुनकरों के द्वारा, वीवरों के द्वारा। कहाँ? सिलसिया में। ये 4 जून 2 बजे घटना हुए 1845 में, 1845 में, ठीक है ना। फिर उसके बाद लूटने के बाद पड़ोस गांव में भाग गया और बाद में वो आर्मी को लेकर 24 घंटे बाद आया और आर्मी ने गोली चलाया, उसमें लगभग जो है 11 बुनकर की मौत हो गई थी। तो ये जो है आपको एक खत्म हो गया, ठीक है। अब एक वर्ड, एक आपको सिलसिला वाला बता दिया, हंगर फारसी भी हो गया। ये है ग्रीम ब्रदर। ग्रीम ब्रदर जो है जर्मनी के थे, इनका नाम क्या था? जैकब ग्रीम और विलियम ग्रीम। इसलिए मैंने एक हम ग्रीम ब्रदर यहाँ पर हम लिखा दिए, ग्रीम ब्रदर्स। ये है एक विलियम ग्रीम्स। एक का जन्म 1785 में हुआ था, एक 86 में, 1 साल का अंतर है, ठीक है। तो जब ये लोग लॉ की पढ़ाई कर रहे थे तो इनको जो है एक इंटरेस्ट जगह कि हम गांव गांव में जाकर जो है लोगों से मिले, कल्चर
के ऊपर लेकर, इनका संस्कृति के ऊपर लेकर जो है इनका इंटरेस्ट जगा। तो फिर इनको कहा कि गांव गांव में घूमेंगे, तो गांव गांव में घूमे, ओल्ड जो लोग मिलते थे उनसे, जैसे नाना दादी की जो कहानी होते हैं उस तरह कहानी सुनते थे, उसको डायरी में नोट करते थे। गांव में अब तो नाना दादी नहीं है, क्योंकि अब फैमिली मतलब वाइफ, हस्बैंड और बच्चे, इसलिए बच्चे बिगड़ भी रहे हैं, क्योंकि दादा नानी के बहुत सारा कल्चर, संस्कृति, संस्कार मिलता है उनको, है ना। तो वो बच्चे बिगड़ रहे हैं। अब मोबाइल हो गए दादा नानी, पहले चटनी तो था, उसके बदले मोबाइल दे दिया जाता है बच्चों को, और बच्चे अब पैदा देते ही जवान हो जाते हैं, बच्चा रहता ही नहीं है। लेकिन गार्जियन को अच्छा लगता है, ठीक है, बचपन उनका खो जाता है, वो गार्जियन, पेरेंट्स खुश है उसके लिए। अब नाना दादी, दादा दादी को हटा दिया गया है, उसका मोबाइल टीवी भी ले लिया है, गेम, वीडियो गेम। तो वहीं पर देखेंगे तो वो ऐसे ओल्ड लोगों से मिलते थे, और उनके जो भी स्टोरी होते थे, फोक सॉन्ग, फोक टेल्स और पोएम, बच्चे के जो नाना दादी की कहानी सुनते थे, वो सब डायरी में नोट किए, और बाद में उसको मैंने लिखा है यहाँ पर 33 वॉल्यूम मतलब सीरीज में प्रकाशित किया, पब्लिश किया उसको, है ना। 1800 इसको हमने आपको इसमें बताया था। अब कब ये पब्लिश हुआ था? 1812 में पब्लिश कब हुआ है? तो 1812 में पब्लिश हुआ, यानी इनका जो बुक था वो 33 वॉल्यूम में पब्लिश हुआ। कब? 1812 में। ये जो कलेक्ट कर रहे थे, जैसे हमारे यहाँ होली, फगुआ, हमारे यहाँ जन्म से लेके मृत्यु, शादी और मृत्यु तक के गीत हैं, जो हम सब नई पीढ़ी को नहीं जानते, हम तो जानते हैं थोड़ा बहुत, आप लोग नहीं जानते होइएगा। जैसे होली के गीत आप लोग नहीं जानते हैं, वही जो धार्मिक, जो किसी के साथ सुन नहीं सकते हैं, गुडू, पवन तवन, खेसारी लहरी की जितना भी गाना आता है, तो वही आप सुनते होइएगा। लेकिन पहले होली के बहुत सारे गीत हैं अपने यहाँ, शादी ब्याह के बहुत, जो सबके साथ सुन सकते हैं, वो हम नहीं जानते हैं। वैसे ही यहाँ पर एक जैकम ऑफ विलियम ब्रदर्स जो है, ग्रीन ब्रदर्स, घूमे यूरोप के गाँव में, उन्होंने सबको लिखा डायरी में, उसको इतना 33 वॉल्यूम में पब्लिश किया 1812 में। और इन्होंने 6 साल बिताया घूमते हुए गाँव में, यूरोप के गाँव में, जर्मनी के गाँव में, और बाद में पब्लिश किया। काफ़ी पॉपुलर, मशहूर पब्लिश एक बुक हुआ, चाहे बच्चों के लिए कहानी हो तब, चाहे जितने सॉन्ग, फोक डांस, कविता, पोएम, नाटक, ड्रामा जो भी थे, सॉन्ग बहुत ही ये जो फेमस हुआ, मशहूर हुआ इनकी। तो आज तक यहीं तक रहने देते हैं। फिर हम नेक्स्ट जो है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे, ठीक है। द रिवोल्यूशन ऑफ द लिबरल से जो है हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक शेयर जरूर कीजिए, और देखिए, जरूर फायदा मिलेगा। और ज़्यादा फास्ट में बोल रहा हूँ तो उसको रोकिए, स्टॉप कीजिए, फिर से रिवाइड कीजिए और लिखिए, अच्छा लगेगा, इजी है समझना, ठीक है। लाइक शेयर जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत है तो हम कांटेक्ट भी कर सकते हैं, या मैसेज के द्वारा भी कांटेक्ट कर सकते हैं। एक 4th हिस्ट्री चैप्टर 1 का 4th पार्ट वीडियो है, ठीक है। फिर से बाय, धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।